वेलकम बैक एवरीवन। अपनी आज की इस वीडियो में हम लागतों के सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ कॉस्ट को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने लागतों की विभिन्न अवधारणा यानी कि वेरियस कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉस्ट को डिस्कस किया था। जिसने वो वीडियो नहीं देखी वो जाके विजिट कर सकते हैं, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए फिर लागतों के सिद्धांत क्या हैं। भाई सिद्धांत के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं लागत और उत्पादन के बीच में रिलेशन का। कैसा रिलेशन भाई? अगर आप उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन में चेंजेस करते हो, प्रोडक्शन को बढ़ाते हो, घटाते हो, तो उसके परिणाम स्वरूप आपकी जो कॉस्ट है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, वो रिलेशन डिस्कस किया जाता है लागतों के सिद्धांत के अंतर्गत। ठीक है। और ये भी लागतों के व्यवहार के संबंध में दो टाइप की आपकी थ्योरी हैं। एक तो है परंपरावादी और दूसरी है आधुनिक। ठीक है। तो दो प्रकार के विचार आपको देखने को मिलते हैं। अतः लागत उत्पादन संबंध का अध्ययन दो प्रकार से आप करोगे। पहला, अभी परंपरावादी के अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं आज की इस वीडियो में। आगे मैं आपको इसकी मॉडर्न थ्योरी कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करूंगी। ठीक है। तो लागतों का परंपरागत सिद्धांत यानी कि ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ कॉस्ट क्या है उसको देख लेते हैं। चलिए, इसके अनुसार लागत उत्पादन संबंध का अध्ययन अल्पकाल और दीर्घकाल दो दृष्टिकोणों के आधार पर किया जा सकता है। यानी कि जो आपकी ट्रेडिशनल थ्योरी है उसमें भी आप शॉर्ट रन और लॉन्ग रन दो दृष्टिकोणों से आप अध्ययन कर सकते हो अपनी लागत और उत्पादन के रिलेशन को। ठीक है। तो सबसे पहले हम शॉर्ट रन की बात कर लेते हैं। शॉर्ट रन यानी कि अल्पकाल की बात कर लेते हैं। ओके। तो अल्पकाल में लागत उत्पादन संबंध यानी कि कॉस्ट आउटपुट रिलेशनशिप इन द शॉर्ट रन। अल्पकाल से आशय उस समय अवधि से होता है जिसमें उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन केवल परिवर्तनशील साधनों की सहायता से ही किया जा सकता है। इसको मैं अपनी लैंग्वेज में बताऊं तो, और मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि देखिए जो शॉर्ट रन होता है यानी कि अल्प अवधि में कोई भी प्रोड्यूसर है वो केवल अपने परिवर्तनशील जो साधन है उसके पास यानी कि वेरिएबल जो एक्सपेंसेस हैं उन्हीं को कम या ज़्यादा कर सकता है। ठीक है। फिक्स्ड में वो चेंजेस नहीं कर सकता। फिक्स्ड में चेंजेस केवल लॉन्ग रन की कंडीशन में ही संभव होता है, क्योंकि लॉन्ग रन में काफ़ी लंबा टाइम हो जाता है, बिजनेस एस्टेब्लिश हो जाता है एंड देन प्रोड्यूसर जो है अगर चाहे तो अपनी स्थिर जो लागतें हैं उनको भी बढ़ा सकता है। ठीक है। तो ये लॉन्ग रन में पॉसिबल होता है, लेकिन शॉर्ट रन में इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती है कि वो अपने जो स्थिर साधन हैं, स्थिर एक्सपेंसेस हैं यानी कि फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं उनमें चेंजेस करे। तो फिक्स्ड में चेंजेस शॉर्ट रन में पॉसिबल नहीं होते। तो शॉर्ट रन में एक ही ऑप्शन बचा कि आप अपने वेरिएबल एक्सपेंसेस को कम या ज़्यादा कर सकते हो। ओके। तो यहाँ पे वही बात है कि केवल परिवर्तनशील साधन यानी कि वेरिएबल जो आपके पास ऑप्शन है उन्हीं को आप चेंज कर सकते हो, तथा फर्म के स्थिर प्लांट की क्षमता या आकार में परिवर्तन संभव नहीं होता है। किस कंडीशन में भाई? शॉर्ट रन में यानी कि अल्पकाल में। अब ये शॉर्ट रन ऐसा नहीं है कि आप एक पर्टिकुलर टाइमिंग को मान लोगे कि वो शॉर्ट रन की कंडीशन में है। देखिए यहाँ पे जो एक प्रोड्यूसर के लिए बात हो रही है, शॉर्ट रन उसके लिए वो टाइम पीरियड है जब तक वो कैपेबल नहीं होता है कि वो अपनी फिक्स्ड में भी चेंजेस कर पाए। और ये पर्टिकुलर कोई टाइम नहीं है कि आप 1 वर्ष मानो, 2 वर्ष मानो, नहीं। ये उसकी खुद की कैपेबिलिटी पे डिपेंड कर रहा है यहाँ पे कि वो कब तक शॉर्ट रन की कंडीशन में है, कब वो लॉन्ग रन की कंडीशन में होगा। तो यहाँ पे किसी पर्टिकुलर टाइमिंग को लेकर आप शॉर्ट रन को इमेजिन मत कीजिएगा। ओके। तो ठीक है, आगे देखते हैं। अल्पकाल में लागतों के व्यवहार का अध्ययन दो प्रकार से किया जा सकता है। यानी कि अल्पकाल में भी आप दो प्रकार से कैसे इसका अध्ययन कर सकते हो, एक तो टोटल कॉस्ट को ध्यान में रख के और एक एवरेज कॉस्ट को ध्यान में रखकर। तो चलिए दोनों पॉइंट हम देखना शुरू करते हैं। पहला है आपका अल्पकालीन कुल लागत यानी कि शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट को लेके एंड शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट को लेके। आगे हम इन सबको जब डिस्कस करेंगे, आज हम कॉस्ट के जितने भी पार्ट्स को विद डायग्राम आपसे डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो पहला देखिए, अल्पकालीन कुल लागत यानी कि टोटल कॉस्ट को लेकर अगर हम बात करें तो टोटल कॉस्ट को आपको पता है कि दो पार्ट होते हैं। टोटल कॉस्ट होता क्या है भाई? फिक्स्ड एंड वेरिएबल मिक्स कर दो तो टोटल कॉस्ट आपकी निकल करके आती है। तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट, इसके दो पार्ट बनते हैं। दैट मीन्स आप कह सकते हो कि टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ओके। तो चलिए इसको हम टेबल से भी समझ लेते हैं।
कुल लागत की इन तीनों धारणाओं को सारणी और रेखा चित्र द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। दैट मीन्स जो टोटल कॉस्ट है उसमें देखिए 3 पार्ट हो गए कि नहीं, एक तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल एंड मिक्स करके टोटल कॉस्ट होता है। तो इन तीनों पार्ट्स को देखिए टेबल के थ्रू दिखाएंगे तो आपके यहाँ पे है आउटपुट। अब गौर से देखिए यहाँ पे आउटपुट आपकी 0 है, दैट मीन्स आप कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो, तभी भी आपकी जो कॉस्ट है वो कॉस्ट 200 दिखा रहा है। दैट मीन्स फिक्स्ड कॉस्ट कौन सी होती है, चाहे आप प्रोडक्शन करो चाहे आप प्रोडक्शन ना करो तभी भी वो होनी ही होनी होती है। लाइक आपने कोई लैंड ले रखी है, रेंट पे ले रखी है, जहाँ पे आप अपना प्रोडक्शन करते हो, आप अपना प्रोडक्शन करो मत करो लेकिन लैंडलॉर्ड को आपको रेंट तो पे करना है, तो वो आपका एक फिक्स्ड एक्सपेंस है जो होना ही है। तो कुछ भी प्रोड्यूस ना करो तभी भी 200 का खर्चा, दैट मीन्स ये आपका फिक्स्ड है। तो हर लेवल पे ये सेम होना ही है, तो आप हर लेवल पे इसको दिखाओगे चाहे आप यूनिट प्रोड्यूस करो चाहे ना करो। ओके, अब आगे देखिए टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब जहाँ आप कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर रहे, फिर वेरिएबल डिपेंड करता है आपके प्रोडक्शन पे। अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हो तो आप रॉ मटेरियल लगाओगे, अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हो मज़दूरों से काम करवा रहे हो तो ही तो उनको आप वेजेस दोगे। अगर मज़दूर कोई आपका वर्क कर ही नहीं रहा है तो उसको वेजेस भी नहीं देना है आपको, है कि नहीं। कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा तो आपका कोई रॉ मटेरियल भी नहीं लगेगा। तो भाई वो कुछ वेरिएबल एक्सपेंसेस होते हैं जो डिपेंड करते हैं कि आपका प्रोडक्शन लेवल पर। तो जहाँ कुछ भी आउटपुट नहीं है तो ये वाला खर्चा तो कुछ भी होना ही नहीं है। तो टोटल कॉस्ट क्या होती है भाई, टोटल कॉस्ट होती है फिक्स्ड एंड वेरिएबल को प्लस करके इक्वल टू टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट में वही फिक्स का तो पार्ट फिक्स है ही, वेरिएबल होता तो वो भी ऐड कर देते बट यहाँ पर नहीं है। इसी तरह से आगे देखिए जैसे जैसे आउटपुट बढ़ रहा है, फिक्स्ड अपनी जगह पर फिक्स्ड है बट वेरिएबल एक्सपेंसेस भी आपको बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं क्योंकि यूनिट वाइज आपका ये बढ़ता है। रॉ मटेरियल भी ज़्यादा लगेगा, ज़्यादा यूनिट बना रहे हो, मजदूरों से ज़्यादा काम ले रहे हो तो वो मजदूरी भी ज़्यादा ही लेगा, ठीक है। तो ये भी आपको बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है एंड दैट मीन्स अगर आपका वेरिएबल भी बढ़ रहा है एंड टोटल कॉस्ट जो निकलेगा फिक्स्ड एंड वेरिएबल ऐड करके तो ये भी आपको बढ़ता हुआ नज़र आएगा। लेकिन स्टार्टिंग 200 से हो रहा है, स्टार्टिंग 200 से हो रहा है यानी कि फिक्स का पार्ट इसमें इंक्लूड रहता ही है। उसके बाद ये डिपेंड करता है वेरिएबल के पोर्शन पर। ओके, आई होप आपको क्लियर है। चलिए इसको अब हम रेखा चित्र यानी कि डायग्राम में इन तीनों पोजीशन को कैसे शो करते हैं वो भी देख लेते हैं। देखिए अब आप इस डायग्राम में O से लेके X एक्सिस पर आपको यहाँ पे आउटपुट दिख रहा है एंड O से लेके Y एक्सिस पे यहाँ पे आपको कॉस्ट दिख रही है। और आपको यहाँ पर डायग्राम में ये जो लाइन दिखाई दे रही है एकदम से लेटी हुई, जो ये लाइन है आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये है आपकी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट की लाइन। फिक्स्ड जो यहाँ पे आपका चाहे आउटपुट कितना ही बढ़ रहा हो लेकिन इतना एक्सपेंस आपको होना ही है, तो इतना खर्चा यानी ये जो कॉस्ट का पार्ट है ये आपका फिक्स्ड है। ओके, अब देखिए वेरिएबल की लाइन आपको दिख रही है, ये आपका जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता है वैसे वैसे ये एक्सपेंसेस आपके बढ़ते जाते हैं। तो इस तरह से ये कर्व जाता है, ये फ्री हैंड कर्व यहाँ पे बना हुआ है। इसके बाद में टोटल कॉस्ट का जो कर्व है वो आपका जहाँ पे आपका फिक्स कॉस्ट दिख रहा है, क्योंकि आपको पता है टोटल कॉस्ट होता है फिक्स्ड एंड वेरिएबल का पार्ट, तो इतना तो रहेगा ही। फिक्स के बाद में जैसे आपने वेरिएबल का कर्व खींचा है उसी के पैरेलल आप एक लाइन खींच देते हैं जो आपकी टोटल कॉस्ट की लाइन होती है, ठीक है। और ये स्टार्ट होती है आपकी जहाँ पर आपका फिक्स्ड एक्सपेंस है उसके बाद से, बस ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरह से आप एक डायग्राम में तीनों पोजीशन को दिखा सकते हो। आई होप आपको क्लियर है क्यों इसको हम बाद से स्टार्ट करते हैं। और ये आपके वेरिएबल कॉस्ट के पैरेलल ही लाइन जाती है। ओके, चलिए फिर आगे देखना शुरू करते हैं। आगे आपको दिख रहा है अल्पकालीन औसत लागतें, यानी कि हमने टोटल कॉस्ट की बात कर ली। टोटल कॉस्ट जब हम बोल रहे थे तो फिक्स्ड को टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल को टोटल वेरिएबल कॉस्ट, बट अब हम यहाँ पे अल्पकालीन यानी कि हम शॉर्ट रन की ही बात कर रहे हैं, लेकिन अब हम औसत लागतों पर आ गए हैं यानी कि एवरेज। और आपको पता है एवरेज होता क्या है भाई, पर यूनिट की बात होती है तो उसको एवरेज बोलते हैं, हाँ कि ना, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट। अब यहाँ पे देखिए एवरेज कॉस्ट है तो इसके दो पार्ट क्या बनेंगे, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। दैट मीन्स आपको एवरेज का ध्यान रखना है। ओके, पहला पॉइंट आ जाता है भाई औसत स्थिर लागत, यानी कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या है आपका। एवरेज फिक्स कॉस्ट में देखिए एवरेज निकालने के लिए एक टेबल यहाँ पे शो हो रहा है, इसको देखते हैं। पहले आपको दिख रहा है पहला कॉलम आउटपुट का यानी कि यूनिट्स 1 2 3 4 5, ये यूनिट बढ़ती जा रही है।
जब आप एक यूनिट बना रहे हो 100 खर्चा है, ये फिक्स्ड कॉस्ट है, यहाँ पे कॉलम पे ऑलरेडी डला हुआ है कि इतना फिक्स्ड कॉस्ट होता है, तो हर लेवल पे फिक्स्ड रहेगा। हमें चाहिए एवरेज, और एवरेज के लिए एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट होता क्या है भाई, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट टोटल फिक्स्ड कॉस्ट में हम आउटपुट से डिवाइड कर दें तो हमारा एवरेज निकल करके आ जाता है। तो यहाँ पर यही किया, तो यहाँ पे 2 से डिवाइड किया तो 50 आया, यहाँ पे 1 से डिवाइड करोगे 100 ही रहेगा, 3 से डिवाइड करोगे 33.33 आएगा, 4 से डिवाइड करोगे 25 आएगा, 5 से डिवाइड करोगे तो 20 आएगा। ओके, आप चाहो तो यहाँ पे भी पुट कर सकते हो, यहाँ पे 100 रुपीज़ आएगा। ओके, जब आप यहाँ पे इस चीज़ को करने के बाद में अगर आप ध्यान दोगे तो देख पाओगे कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट में आपका एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट हर लेवल पर घटता जा रहा है, जैसे जैसे यूनिट बढ़ रही हैं ये आपका घट रहा है। तो अगर आप इसको ग्राफ पे दिखाओगे, एज अ डायग्राम आप इसको शो करोगे, तो देखिए यहाँ पर O से लेके Y एक्सिस पर ये आपका एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है, यहाँ पर आपका O से लेके X एक्सिस पर आउटपुट शो हो रहा है। अब जब आप 1 यूनिट बना रहे हो, चलिए मैं इसी के अकॉर्डिंग आपको शो कर देती हूँ ताकि आपको और इजी रहे। ठीक है, 2, 3 यूनिट, 4 मान लीजिए एंड 5 यूनिट मान लीजिए। यहाँ पे जब आपका 1 यूनिट है तो मान लीजिए यहाँ पे 100 को शो कर रहा होगा, ये 2 पे आए यहाँ 50 को शो कर रहा होगा, 3 पर आए 33.33 एंड 25 एंड 20। इससे क्या पता चल रहा है कि आपका जो बनेगा इसमें डायग्राम वो ऊपर से नीचे इस तरह से स्लोप जाएगा इसका। ठीक है, तो आप इसको फ्री हैंड इस तरह से बना सकते हो, आपका स्लोप ये रहता है यहाँ पे, किसमें, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का डायग्राम इस तरह से होता है शॉर्ट रन में। ओके, आई होप आपको क्लियर है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है अब आपका औसत परिवर्तनशील लागत, यानी कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ये क्या होगा, एवरेज निकालने के लिए अब आपको टोटल वेरिएबल कॉस्ट में आप आउटपुट से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि क्वांटिटी क्यू सिंबल ले सकते हो आप। अब इसके लिए यहाँ पर आपको आउटपुट शो हो रही है 1 2 3 4 5 यूनिट, एंड यहाँ पे आपको टोटल वेरिएबल कॉस्ट दे रखा है। एवरेज निकालने के लिए वेरिएबल में आप आउटपुट से डिवाइड कर दोगे और इस तरह से आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकल करके आ जाएगा। जब आप यहाँ पे ध्यान दोगे तो देखिए 20 से 15 हो गया, 15 से 13, यानी कि इस लेवल पे यहाँ पे घट रहा था और इस पॉइंट पे आने के बाद में ये देखिए 15 18 यानी कि बढ़ना शुरू हो गया। ठीक है, तो अगर आप इसको शो करोगे डायग्राम के थ्रू तो इसका जो शेप है वो यू शेप जाएगा। फ्री हैंड आप इसको यू शेप बना सकते हो। वैसे भी आपके जो लागत वक्र है, ये लागत जो आपके अल्पकालीन हो, दीर्घकालीन लागत वक्र हो, ये आपके यू शेप में होते हैं, लेकिन इन ट्रेडिशनल थ्योरी। तो यहाँ पर जो अभी हमने पहला डायग्राम देखा था, ये पहला डायग्राम भी देखिए ये भी यू शेप ही माना जाता है, इस टाइप से जा रहा है, ये इस टाइप से थोड़ा तिरछा है बट इसको यू में ही इसको काउंट किया जाता है। इसी तरह से अभी हम सेकंड पॉइंट पर ये आपका यू शेप में ही निकल करके आएगा। अब इसी जो हमारे पास अवेलेबल एक हमने इमेजिनरी डेटा लिया है, इसके अकॉर्डिंग देखना शुरू करें तो यहाँ पे आपका आउटपुट शो हो रहा है, ये वाला आउटपुट 1 2 3 4 5 एंड 6 O से लेके X एक्सिस पर, यहाँ पर हमारा आउटपुट है, O से लेके Y एक्सिस पर ये आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि इस लेवल पे कॉस्ट शो हो रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जब आपका 1 आउटपुट है तो 20 है, तो 20 के आगे पॉइंट लगा दीजिए, देखिए 1 के ऊपर 20 के सामने। इसके बाद में जब 2 आउटपुट हैं तो आपको 15 दिख रहा है, तो 15 होगा देखिए 16 से थोड़ा सा नीचे हमने पॉइंट लगा दिया। इसके बाद में जब 3 आउटपुट है तो 13.3 है, तो 12 से थोड़ा ऊपर जाएगा। एंड इसके बाद में अगर आपका 4 यूनिट है तो फिर से 15 पे आ गया, एंड आगे 5 यूनिट आपको दिख रहा है तो देखिए 18 पर आ गया। 18 20 से थोड़ा नीचे आएगा। जब आप इन सारे पॉइंट्स को मिलाओगे तो ये कर्व आपका यू शेप में ही जाएगा। ये थोड़ा सा आपको लग सकता है थोड़ा सा तिरछा, बट ये डिपेंड करता है कि आपका ग्राफ किस तरह से बना रहे हो। अगर देखिए मैं इस गैप को थोड़ा और ज़्यादा लेती तो ये पॉइंट और थोड़े से
गैपिंग पे शो होते, इस तरह से दूर दूर, तब ये प्रॉपर एक शेप में शो हो जाता है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है हम किस तरह से अपने जो डेटा को ले रहे हैं वो कितने डिस्टेंस के थ्रू ले रहे हैं। बस आपको ओवरऑल यही ध्यान रखना है कि ये जो यू शेप में आता है, और आप इमेजनरी अगर आप फ्री हैंड से ग्राफ बनाते हो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का, तो आप फ्री हैंड से इस तरह से शो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास डेटा गिवन है तो आपको डेटा के अकॉर्डिंग ही उसको बनाना होगा। ठीक है, मैंने आपको समझ में आ जाए इसलिए एग्जाम्पल के तौर पर डेटा भी लिया है। चलिए फिर नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट है अब औसत कुल लागत, यानी कि एवरेज टोटल कॉस्ट। भाई टोटल कॉस्ट का एवरेज निकालने के लिए आपको टोटल कॉस्ट चाहिए और आउटपुट से डिवाइड करोगे। ठीक है, और इसमें भी जैसे अभी आपने देखा जैसे जैसे आउटपुट बढ़ती हैं तो एवरेज कम होता चला जाता है। ठीक है, और एक लेवल पे आने के बाद में वो बढ़ना शुरू हो जाता है। आपको पता है टोटल कॉस्ट जो है वो फिक्स्ड में वेरिएबल का पार्ट जुड़ के बनता है, तो फिक्स्ड है और वेरिएबल जुड़ेगा। जैसे अभी आपने वेरिएबल का ऊपर हमने ग्राफ देखा था, तो यहाँ पर क्या था कि एक लेवल पे आने के बाद में फिर से बढ़ना शुरू हो गया था। तो सेम ऐसे ही आपका एवरेज कॉस्ट का जाता है कि एक लेवल पे आने के बाद में वो भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो मैं डिस्क्रिप्शन पढ़ देती हूँ। उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ एक निश्चित सीमा तक औसत कुल लागत घटती है, ओके, परंतु इसके पश्चात वो बढ़ना शुरू हो जाती है, जैसा कि मैंने अभी आपको ऊपर समझाया था। जिस बिंदु पर औसत कुल लागत न्यूनतम होती है उसे ही उत्पादन का आदर्श बिंदु कहा जाता है। तो अगर ऊपर वाले डायग्राम से ही आप इस वाली कॉस्ट को भी समझें, तो जिस पॉइंट पे न्यूनतम, यानी कि ये जो नीचे वाला पॉइंट है, यहाँ पर आपका एवरेज कॉस्ट न्यूनतम था, और यही पॉइंट आपके बिजनेस के लिए ऑप्टिमम पॉइंट होगा, यानी आदर्श बिंदु माना जाएगा। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट। तो टोटल कॉस्ट का भी डायग्राम बिल्कुल इसी तरह से जाएगा। आगे हम इसको देखेंगे टोटल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट को लेकर भी, बट कंपैरिजन करेंगे एवरेज एंड मार्जिनल में। तो मार्जिनल भी पहले सीख लेते हैं, फिर इनका कंबाइंड डायग्राम हम देखेंगे। तो फोर्थ पॉइंट है आपका मार्जिनल कॉस्ट, सीमांत लागत। एक अतिरिक्त इकाई, आपको पता है मार्जिनल होता क्या है, यानी कि जब भी आप यूनिट में चेंज कर रहे हो, यूनिट बढ़ा रहे हो, तो हर यूनिट बढ़ाने पर, एक इकाई बढ़ाने पर आपका जो भी चेंजेस आया आपकी कॉस्ट में, वो आपकी मार्जिनल कॉस्ट होती है। ठीक है, तो एक अतिरिक्त इकाई का कुल उत्पादन से कुल लागत में जो वृद्धि होती है उसे ही सीमांत लागत कहा जाता है। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, कुल लागत में परिवर्तन, यानी कि मान लो पहले 4 यूनिट बना रहे थे, अब 5 बना रहे, तो 5 और 4 यूनिट का जो कॉस्ट है उसका डिफरेंस। तो डिफरेंस के लिए आप ये साइन यूज़ कर सकते हो, या लिख सकते हो कुल लागत में परिवर्तन, या ये चेंज का साइन टोटल कॉस्ट अपॉन में चेंज इन आउटपुट। ठीक है, आप देखिए इसको भी हम डायग्राम से और एक इमेजिनरी डेटा को लेके समझ लेते हैं। ओके, रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, आप देखिए एक डेटा गिवन है, आपका 0 आउटपुट है, देन 1 2 3 4 5। 0 आउटपुट पे भी टोटल कॉस्ट आपका 12 यहाँ पे शो कर रहा है, 12, दैट मीन्स ये आपका फिक्स्ड होगा। ओके, इसके बाद में ये बढ़ना शुरू हो गया वेरिएबल जुड़ करके। फिलहाल आपको केवल टोटल कॉस्ट पे फोकस करना है, ये टोटल कॉस्ट आपको दे रखा है। अगर आप एवरेज निकालते हो तो देखिए डिवाइड करना शुरू करोगे आउटपुट से, तो यहाँ पे 18 आया, 11 आया, 9 आया, 4 से 36 में किया 9 आया, एंड 5 से किया 9.4 आया। अब मार्जिनल कॉस्ट पे आ जाते हैं। भी मार्जिनल कॉस्ट क्या था कि आप एक यूनिट बढ़ाते हो तो कितना आपके कॉस्ट में चेंज आया। जब आप कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर रहे थे तो आपका 12 एक्सपेंस शो हो रहा है कॉस्ट। एक यूनिट बढ़ाई तो 18 हो गया, 12 से 18 हो गया, इनका डिफरेंस भाई 6 रुपये का आपका बढ़ गया, तो मार्जिनल कॉस्ट आपकी 6 रुपये आई। फिर 18 थी और 22 हो गई एक यूनिट बढ़ने पर, तो इसका चेंज आपको दिख रहा है 4 रुपये। एंड इसके बाद इन दोनों का डिफरेंस 5, इन दोनों का डिफरेंस 9, एंड इन दोनों का डिफरेंस आपका 11। अब अगर आप कंपैरिजन करें तो देखिए आप देख पाएंगे कि 18, 11, 9, 9, 9.4, यानी कि एवरेज कॉस्ट भी आपका घट रहा है और एक पॉइंट पे आने के बाद में वो बढ़ना शुरू हो गया। ठीक है, अगर ये डेटा और आगे होता तो ये बढ़ता हुआ जाता आपका। मार्जिनल कॉस्ट में भी आप देख पा रहे हो शुरुआत में ये घट रहा है और फिर बाद में बढ़ना शुरू हो गया। अब यहाँ पे इसको समझने से पहले हम इसका डायग्राम देख लेते हैं।
तो इस डायग्राम में आपको यहाँ पे आउटपुट शो हो रही है एंड इस एक्सिस पे आपको ये कॉस्ट शो हो रही है, ठीक है। अब इसके बाद में ये जो आपका कर्व है ऊपर वाला, ये आपको दिख रहा है एवरेज कॉस्ट का एंड ये आपका मार्जिनल कॉस्ट का। तो एवरेज कॉस्ट देखिए 1 यूनिट पे आपका 18 है, तो 1 यूनिट पे 18, 2 यूनिट पे आपका 11, 3 यूनिट पे आपका 9, 4 यूनिट पे भी आपका 9 एंड 5 यूनिट पे आपका 9.4। ओके, इसके बाद में आप मार्जिनल कॉस्ट का देखोगे तो 6, 4 एंड यहाँ पे 5, 4 पे आपका 9, यानी कि सेम पॉइंट पे यहाँ पे आपका मार्जिनल कॉस्ट का जो कर्व है वो एवरेज कॉस्ट के कर्व को कट कर रहा है, और जिस पॉइंट पे ये कट करता है वहाँ पे आपका जो कॉस्ट होता है, टोटल एवरेज कॉस्ट, वो मिनिमम होता है, और ये आपके प्रोडक्शन के लिए एक ऑप्टिमम पॉइंट होता है। यहाँ पे प्रोडक्शन करना किसी भी प्रोड्यूसर के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। ओके, ये वो पॉइंट है। और एक और बात, इस पॉइंट पे आपका मार्जिनल कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट इक्वल होगा। दूसरी बात, अगर आप इन दोनों कर्व को ध्यान से देखें तो आप देख पा रहे हो कि स्टार्टिंग में एवरेज कॉस्ट भी आपका गिर रहा है ऊपर से नीचे, और मार्जिनल कॉस्ट कर्व भी आपको गिरता हुआ दिखाई देगा, ठीक। यानी शुरुआत में आपका औसत लागत कर्व भी गिरता है और मार्जिनल यानी कि सीमांत लागत कर्व भी गिरता है, और उसके नीचे रहता है, ये एवरेज कॉस्ट के नीचे रहता है, ठीक है। जैसे जैसे एसी राइज करना शुरू करता है एमसी भी राइज होना शुरू हो जाता है। टेबल के अकॉर्डिंग देखें तो एसी के अकॉर्डिंग एमसी में ज़्यादा तेज़ी से वृद्धि होती है। ओके, वहाँ पे 9 से 9.4 हुआ, यहाँ 9 से सीधे 11 पे हो गया, ठीक है। अब देखिए स्टार्टिंग के जो ये 3 आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर आपका एवरेज कॉस्ट इज़ ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट। लागत जो आपकी है एक्चुअल कॉस्ट वो ज़्यादा है और मार्जिनल कॉस्ट आपको कम दिख रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए जो ये बढ़ता है, यानी एक लेवल पे घटने के बाद में मार्जिनल कॉस्ट आपका पहले बढ़ना शुरू करता है, यानी कि जिस कंडीशन पे आपका एवरेज कॉस्ट बढ़ना शुरू होगा, मार्जिनल कॉस्ट उतनी ही तेज़ी से एक साथ बढ़ना शुरू हो जाता है। ओके, अब आगे देखिए ये एसी लाइन को एमसी जहाँ पे कट कर रहा है, ये जो पॉइंट है यहाँ पर आपका एक्चुअल कॉस्ट इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट होता है, और ये किसी भी बिजनेस के लिए ऑप्टिमम पॉइंट है। यहाँ पर एवरेज टोटल कॉस्ट न्यूनतम होगी। ओके, आगे आप देख सकते हैं एसी और एमसी जो हैं दोनों ही राइज करना शुरू हो गए हैं। एसी के साथ एमसी राइज कर रहा है, लेकिन एमसी इज़ ग्रेटर देन ए, यानी कि एमसी ज़्यादा तेज़ी से राइज करता है एसी की तुलना में। आई होप अब आपको क्लियर है रिलेशनशिप बिटवीन एसी एंड एमसी, यानी कि एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। और आज हमने जो भी सीखा शॉर्ट रन में मेनली एवरेज को लेके, यानी कि एवरेज कॉस्ट जिसके पार्ट होते हैं 2, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अगर हम शॉर्ट रन की ये जो कंडीशन है एवरेज की, तीनों पोर्शन लाइक एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट, इनको एक डायग्राम के थ्रू कंबाइन दिखाया जाए तो हम कैसे दिखाएंगे, चलिए वो भी सीख लेते हैं। तो अब देखिए अल्पकालीन उत्पादन मात्रा लागत वक्र, यानी कि शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व है, उनकी तीनों पोजीशन, यानी कि एवरेज कॉस्ट के, देखिए एवरेज कॉस्ट के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, वो भी शॉर्ट रन में बात हो रही है। और आपका जो एवरेज कॉस्ट है उसके 2 पार्ट होंगे, एक तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एक आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। इन सबको एक ही डायग्राम में अगर हम शो करें तो देखिए कैसा होगा वो डायग्राम हमारा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दिख रहा है ओ से, ये जो ओ से एक्स एक्सिस है, यहाँ पे आपका आउटपुट, यहाँ पे आपका आउटपुट होगा एंड यहाँ पे आपका एवरेज कॉस्ट को शो कर रहा है। फिक्स्ड कॉस्ट का आपने एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का हमने डायग्राम अभी पीछे सीखा, उसका स्लोप क्या था, जो पहला ही डायग्राम था एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का, इस तरह से नीचे की तरफ स्लोप था। तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट आप रफली फ्री हैंड से बनाओगे तो आप इस तरह से शो करोगे। इसके बाद में आपका वेरिएबल कॉस्ट जो है वो ऐसे बढ़ता है, ऊपर की ओर बढ़ता है, ठीक है। तो ये हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का लाइन हो गया एंड एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का हो गया। अब हमें दिखाना है भाई एवरेज कॉस्ट का। तो जब हम फ्री हैंड से कोई डायग्राम बनाते हैं, देखो बहुत सारे स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं, हमें पता है कि वो भी इसी तरह से यू शेप में ही होगा, ठीक है, तो ऐसे फ्री हैंड से बना देते हैं और फिर कहते हैं कि एग्जामिनर ने डायग्राम आपका कट कर दिया कि भाई हम तो सही बना के आए थे, एवरेज कॉस्ट का ऊपर ही जाएगा और यू शेप में होगा, फिर हमारा गलत कैसे हो गया। तो देखिए ये जो गैप है ना, ये गैप आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे ये जो गैप है ये कम है और यहाँ पे ये गैप ज़्यादा है।
जबकि इसकी जो पोजीशन होती है वो गैप यहाँ पे ज़्यादा होता है और यहाँ पे कम होता है। और वो क्यों होता है इसको अभी हम समझेंगे इसी डायग्राम में। फ़िलहाल अभी जो ये मैंने आपको रफली बताया है इसको मैं रफ़ कर देती हूँ और फिर से हम इसी पर आते हैं। तो इसको मैं पहले रफ़ कर देती हूँ। चलिए मैंने इसको रफ़ कर दिया उस लाइन को, और फिर से अब हम इसी पे आ जाते हैं। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ये फिक्स्ड कॉस्ट। आपको पता है एवरेज कॉस्ट होता क्या है भाई, वेरिएबल एंड फिक्स्ड कॉस्ट को मिलाकर, यानी कि वेरिएबल एंड फिक्स्ड कॉस्ट को जोड़ दिया जाए तो आपका एवरेज कॉस्ट बनेगा। तो अगर आप यहाँ पे फोकस करें, आपका ये जो पॉइंट है स्टार्टिंग में देखें तो यहाँ पर आपका इतना पोर्शन आपका फिक्स्ड कॉस्ट है, ओके। और आप अगर ये लाइन देखें तो ये जो पॉइंट है और ये पॉइंट है ये आपका इतना वेरिएबल है। फिक्स्ड में वेरिएबल जोड़ दें, यानी फिक्स्ड में वेरिएबल जोड़ दें तो इतना पोर्शन, देखिए इतना पोर्शन अगर मैं यहाँ पर लेकर के जाती हूँ तो एक पॉइंट आप यहाँ पे लगाओगे, ओके, यहाँ पे। इसके बाद में अब देखिए हम इस पॉइंट पे आते हैं। यहाँ पे जो आपको इतना पोर्शन दिख रहा है ये आपका वेरिएबल वाली लाइन जा रही है इतना, और इतना आपका फिक्स्ड है ही। तो फिक्स्ड और वेरिएबल मिलके आपका होता है एक्चुअल कॉस्ट। तो भाई इतना ही पोर्शन, यानी कि जितना पोर्शन ये है इतना ही आपको ऊपर लेना पड़ेगा। तो इस पॉइंट पे मैं एक पॉइंट लगा देती हूँ, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ोगे तो देखिए यहाँ पर इस वाले पॉइंट को भी हम मेज़र करना शुरू करते हैं। ये है आपका फिक्स्ड कॉस्ट का पोर्शन इतना, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। और देखिए वेरिएबल का लाइन कहाँ जा रहा है भाई, यहाँ पे जा रहा है, यानी कि इतना सारा ये जो पॉइंट पूरा आपका आ रहा है, ये इतना बड़ा पोर्शन ये आपका है वेरिएबल, ठीक है। अब वेरिएबल और फिक्स्ड मिलके एवरेज बनता है, तो वेरिएबल में ये जो फिक्स्ड का पोर्शन है ये हमें और ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम एक पॉइंट लगा देते हैं, ओके। अब जो हमें ये पॉइंट मिले हैं इन पॉइंट्स को आप मिला दीजिएगा। अगर हम इन पॉइंट को मिलाते हैं तो देखिए आप देख पाएंगे कि आपका ये गैप ज़्यादा है एंड ये गैप कम होता चला जाएगा, ठीक है। तो ये आपका एवरेज कॉस्ट की लाइन होगी, ओके। तो इस तरह से अगर फ्री हैंड भी बनाते हैं कोई भी डायग्राम, इसको फ्री हैंड भी बनाते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो आप गैप रखें वो ज़्यादा रखें, यहाँ पे कम रखें, तो आपका डायग्राम बिल्कुल ठीक है। फ्री हैंड पे आप ये तीनों पोजीशन दिखा सकते हो, ओके। अब एक आप ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये जो गैप है यहाँ पे आगे चल के कम होता जाता है, लेकिन कभी भी किसी भी पॉइंट पे ये दोनों लाइनें एक दूसरे को कट नहीं करेंगे, एक दूसरे को टच भी नहीं करेंगे, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट की आपको पता है फिक्स्ड कॉस्ट होता ही है, चाहे आप प्रोडक्शन करो ना करो, बिल्कुल ना करो, हाँ कि ना। तो उसकी वजह से कुछ ना कुछ एक्सपेंस होता ही है। ये लाइन कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करेंगी, लेकिन हाँ ये जैसे जैसे आगे जाएगा ये गैप आपका यहाँ पे कम होता चला जाता है। उसको ध्यान रख के आप डायग्राम बनाएं, आपका डायग्राम बिल्कुल सही बनेगा। तो आज आपने शॉर्ट रन में तीनों जो भी पोजीशंस होती हैं, देखो दोनों टाइप, अगर शॉर्ट रन में टोटल कॉस्ट को लेके बात होती है, अगर शॉर्ट रन में एवरेज कॉस्ट को लेके बात होती है, और एवरेज कॉस्ट में भी देखिए एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, उनको डायग्राम पे कैसे शो करना है विद एग्जांपल मैंने आपको समझा दिया है। लॉन्ग रन की कंडीशन मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर करती हूँ। तो लॉन्ग रन में आपका जो एवरेज कॉस्ट कर्व है वो कैसे बनेगा वो नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो बने रहिएगा चैनल पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।